हेलो। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसका क्वेश्चन आंसर को ये जो होगा हिंदी मीडियम में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। पशुपालन के संबंध जो है पशुधन जैसे भैंस, गाय, सूअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से है, जो मानव के लिए लाभप्रद है। इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। अति प्राचीन काल से मानव द्वारा जो है जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, झींगा, केकड़ा, मछलियाँ, पक्षी, सूअर, भेड़, ऊँट आदि का प्रयोग उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडे, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। और विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। पशुपालन खाद्य उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास में मुख्य भूमिका निभाता है। और शहद का जो है उच्च पोषक मान तथा इसके औषधीय महत्व को ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी पालन अथवा मोम पालन जो है पत्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डेयरी उद्योग से दुग्ध तथा इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। कुक्कुट का प्रयोग भोजन के लिए अथवा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है आहार के रूप में मछली और मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं पर भी आश्रित है। हमारे देश की 70% जनसंख्या पशुपालन उद्योग से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, अतः मानव कल्याण में पशुपालन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि आपके परिवार के पास एक डेयरी फार्म है, तब आप दुग्ध उत्पादन में उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। तो इसका आंसर लिखिएगा कि दुग्ध उत्पादन मूल रूप से फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अच्छी नस्ल जिसमें उच्च उत्पादन क्षमता वाली अच्छी नस्ल का चयन तथा उनकी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल जिसमें उनके रहने का अच्छा घर तथा पर्याप्त जल तथा रोग मुक्त वातावरण होना आवश्यक है। पशुओं को भोजन प्रदान करने का ढंग वैज्ञानिक होना चाहिए। इसमें विशेषकर चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण के तथा परिवहन के दौरान कड़ी सफाई तथा स्वास्थ्य का महत्व सर्वोपरि है। इन कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही रिकॉर्ड रखने एवं उसके निरीक्षण करने की आवश्यकता है। इससे समस्याओं की पहचान और उनका समाधान शीघ्रतापूर्वक निकलना संभव हो जाता है। और पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं और पशु प्रजनन का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे समान दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रति दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है। दूसरी ओर सांडों में श्रेष्ठ अन्य नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की जो है वह संतति उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पशु प्रजनन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के नाम बताइए और इसके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखिएगा पशु प्रजनन के लिए निम्नलिखित विधियाँ आधुनिक समय में प्रयोग में लाई जा रही है। पहला है अंतः प्रजनन यानी इनब्रीडिंग होता है कि एक ही प्रजातियों के अधिक समान जंतुओं में प्रजनन कराना अंतः प्रजनन कहलाता है। इस प्रकार प्रजनन कराने में हमें शुद्ध नस्लें प्राप्त होती है। उदाहरण मेरिनो भेड़ का प्रजनन। स्पेन में उत्तम ऊन प्राप्त करने के लिए मेरिनो भेड़ में अंतः प्रजनन 170 वर्ष तक किया गया। उसी तरह हिसरडेल भेड़ की एक नई नस्ल जिसका विकास पंजाब के बीकानेरी में
तथा मेरिनो रेम्स के बीच संगम कराने से हुआ। पंजाब में बीकानेरी एरी तथा मेरिनो रेम्स के बीच संगम कराने से उत्पन्न हुआ। और उसके साथ साथ अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, तो यदि हमें नवीन तथा उत्तम पशुओं की ज़रूरत होती है तो हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, कराकर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण जो है वो खच्चर, हिन्नी, ये जो प्राप्त किया गया है क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा आया हुआ है, ठीक है। तीसरा जो है वो है कृत्रिम निषेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कृत्रिम निषेचन भारत में सर्वप्रथम 1944 में भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में किया गया था। इस विधि में अच्छी नस्ल के नर पशुओं के से शुक्राणु एकत्रित करके मादा के गर्भाशय में हस्तांतरित किए जाते हैं और इस प्रकार उत्तम पुष्प प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि में विदेश से भी शुक्राणु मंगाकर कृत्रिम निषेचन कराना संभव है। इनके अतिरिक्त संकरों के सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए एक अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसका मतलब होता है भ्रूण अंतरण तकनीक, और गौ पशुओं में सुधार का एक कार्यक्रम है। यह विधि गौ पशु, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ी आदि में प्रदर्शित की जा चुकी है। और कृत्रिम निषेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारे विचार में सबसे अच्छी सर्वोत्तम प्रजनन विधि है और इस विधि द्वारा अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजातियां पैदा होती है। यह विधि गाय, भैंस, कुक्कुट, भेड़, खच्चर तथा बकरी आदि के गुणों में सुधारने के लिए काफ़ी प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन तथा या शहद के उच्च पोषक मान तथा इसके औषधीय महत्व के कारण मधुमक्खी पालन जो है हमारे मुख्य उद्देश्य होता है और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है इसका। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है एक कुटीर उद्योग है। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधीय की देसी प्रणाली में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। मधुमक्खियाँ मोम भी पैदा करती है जिसका क्रांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने के लिए बाध्य कर दिया है। यह उद्योग आज व्यवसाय बन चुका है। मधुमक्खियाँ हमारे बहुत सी फसलें जैसे कि अगर बात करें तो सूर्यमुखी, सरसों, सेब तथा नाशपाती के लिए परागणक है। पुष्पीकरण के समय यदि इनके छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो पौधों की परागण की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों ही प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना करें। तो इसका आंसर लिखिएगा, यह एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना है, उनका प्रसंस्करण करना तथा उन्हें बेचने से है। हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में इसके मछली और मछली के उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं पर आश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों तथा किसानों की आय तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए यह जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उत्पादन के बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही है और मत्स्यिकी उद्योग विकसित हुआ है तथा फला फूला है, जिससे सामान्यतः देश के तथा विशेषतः किसानों को काफ़ी आमदनी हुई है। इसकी प्रगति को देखते हुए अब हम हरित क्रांति की भांति नील क्रांति की बात करने लगे हैं। ठीक है, तो होंगे आज के लिए कुछ आधे जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो कल करवा देंगे। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए।